राणा सांगा गद्दार थे जो बाबर को भारत में बुलाया था। और राणा सांगा के शरीर में जो 80 घाव थे, एक कान, एक आँख, एक हाथ, एक पैर, जो कि ये सब थे नहीं, फिर भी देशभक्ति के लिए इतना संघर्ष करते रहे, युद्ध लड़ते रहे और बाबर को फिर भी भारत बुला लिया और देश के साथ में गद्दारी कर दी। और सबसे बड़ा भारत में मुद्दा ये छड़ा है कि राणा सांगा गद्दार हैं। इन्होंने ही सबसे पहले मुगलों को भारत में बुलाया था। असली पूरी सच्चाई क्या है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को करते हैं शुरुआत। भारत के इतिहास में दरअसल एक विवाद बहुत दिनों से छिड़ा हुआ है औरंगजेब की कब्र को लेकर। ये विवाद बहुत दिनों से छिड़ा हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा जो वहाँ के शासक थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि आप बाबर को लेकर भारत में आए थे, आपने बुलाया था। और ये आरोप किसने लगाया था? समाजवादी पार्टी की राज्यसभा के जो सांसद थे रामजी लाल सुमन, राणा सांगा को और भारत में बाबर को लाने का आरोप लगा रहे थे। फिर इसके बाद मामला इतना बड़ा हो गया था कि सांसद के घर में जाकर उसके ऊपर हमला किया था और बवाल इतना बड़ा हो गया था। फिर यहाँ पास बीजेपी ने कहा कि सांसद जाकर माफ़ी मांग ले, लेकिन सांसद तो सांसद है और ऊपर से सत्ता, और वो जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हुआ ही नहीं। और उन्होंने कहा हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो फिर तभी से लेकर सांसद से लेकर सड़क तक ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था और उनके पिता का नाम राणा रायमल था। और जो कि राणा थे उनको 1509 में मेवाड़ के राजा बना दिए गए थे। राणा सांगा महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, जिनके बारे में हम आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ज़्यादा इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में हम आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हम सब महाराणा प्रताप के बारे में तो बहुत जानते हैं, चाहे वह किताबों में हो, चाहे इतिहास में, चाहे अखबार उठा कर देख लीजिए, हर जगह पे महाराणा प्रताप सिंह की चर्चा है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा वो थे जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा युद्ध अकेले ही लड़े थे और उनके शरीर में ऐसा कोई अंग बाकी नहीं था जहाँ पे वो उनके शरीर में वो घाव के निशान थे। ऐसा माना कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर में 80 से भी घाव ज़्यादा थे। उनका एक हाथ, एक आँख और एक पैर, ये 3 न होने के बावजूद भी युद्ध के दौरान उन्होंने हार नहीं मानी थी। जिगरा ऐसा कि युद्ध में हार न मानने की ताकत रखते थे। राणा सांगा का नाम पूरे हिंदुस्तान में तभी फैला था जब उन्होंने बाबर से युद्ध किया था। ये साल था 1526 जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। सन 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खनवा का युद्ध हुआ और खनवा के युद्ध में राणा सांगा की जो सेना थी 80,000 घोड़े, 500 हाथी और 2 लाख सैनिक थे। और बाबर के पास में ये सब कुछ नहीं था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। राणा सांगा की सेना देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये वाला युद्ध तो राणा सांगा ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी इतनी सेना होने के बावजूद भी हार गए थे। इसके हारने की वजह 2 थी, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राणा सांगा के पास में कोई आधुनिक हथियार नहीं था, जैसे बम, गोला, बंदूक, ये सब कुछ नहीं था। इनके पास सिर्फ जो थी भाला और तलवार थी और ढालें थी। इसके माध्यम से युद्ध जीता भी नहीं जा सकता था और यही सबसे बड़ा हार का कारण बना था, क्योंकि बाबर के पास में ये सब कुछ था, बंदूक था, गोले थे और साथ में बारूद था। और इसी की वजह से बाबर ये वाला खानवा का युद्ध जीता था। अब जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी वो थे राणा सांगा का जो सेनापति था सिलाहदी, वो बाबर से मिला हुआ था और जितनी भी राणा सांगा की जो रणनीति थी युद्ध की वो जाकर बाबर को बता दिया था। और इसी वजह से खानवा का युद्ध राणा सांगा हार गए थे। जी हाँ, लेकिन युद्ध हारने के बाद भी राणा सांगा रुके नहीं थे और उन्होंने हार नहीं मानी थी और वो अगले बार युद्ध जीतने का पूरी तैयारी कर रहे थे।
राणा सांगा बाबर को भारत से पूरी तरह से उखाड़कर बाहर फेंक दें, लेकिन जो राणा सांगा के जो सैनिक थे, जो सरदार थे, वो दोबारा युद्ध बाबर से करना ही नहीं चाहते थे और जो सरदारों ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। राणा सांगा की मौत कोई युद्ध के मैदान में मौत नहीं हुई थी। उनकी मौत 30 जनवरी 1528 में हुई थी और वो भी जहर देकर। सबसे बड़ा सवाल ये कि राणा सांगा ने क्या सच में बाबर को भारत बुलाया था? राणा सांगा क्या सच में गद्दार थे और तो और बाबर को बुलाया था? और अगर राणा सांगा बाबर को भारत बुलाते ही नहीं तो क्या औरंगजेब जैसा शासक खूंखार पैदा भारत में नहीं होता? आपके सामने मैं अब असली सबूत रखता हूँ, गौर से सुनिएगा। जी हाँ, आपको पता चल जाएगा कि राणा सांगा गद्दार थे। क्या उन्होंने सच में बाबर को भारत में बुलाया था? जी हाँ। जो फर्स्ट सबूत है वो हमें मिलता है बाबर की आत्मकथा किताब में, जिस किताब का नाम है बाबरनामा। बाबर उस किताब में लिखता है, राणा सांगा ने मुझे भारत बुलाया था, मुझे न्योता दिया था और हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन राणा सांगा ने वो समझौता बीच में तोड़ दिया और उसको धोखा दे दिया। हालांकि इस दावे में इतिहासकार रीमा आहूजा ने बोला है और साथ में लिखा है कि यदि राणा सांगा को दूध भिजवाते तो साथ में मेवाड़ के इतिहास में कुछ तो लिखा होता। और साथ में रीमा आहूजा ये भी कहती हैं कि यदि राणा सांगा को दिल्ली ही चाहिए था तो बाबर की मदद कभी नहीं लेते, वो खुद ही दिल्ली में अकेले ही आक्रमण अकेले कर देते। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि फिर बाबर ने अपनी किताब में ऐसा क्यों लिखा था? राणा सांगा ने उनको भारत में न्योता दिया था आने के लिए, और साथ में ये भी क्यों लिखा कि राणा सांगा ने उनको धोखा दिया है, और साथ में बाबर ने ये भी लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में राणा सांगा जैसा शासक और कोई भी नहीं है। और क्योंकि खानवा के युद्ध के पहले राणा सांगा ने बाबर को बयान के युद्ध में बड़ी बुरी तरह से हराया था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पास ये होता है कि यदि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और युद्ध भी हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पास पैदा होता है। तो इसकी मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। जी, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर अपना जो कब्जा जमाया तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत खड़ी कर लूँगा, लेकिन ये सपना उसका अधूरा का अधूरा ही रह गया, क्योंकि उस सपने के सामने खड़े हो रहे थे राणा सांगा और वो सपना ये कभी भी पूरा नहीं होने देते। यहाँ पास भी एक सवाल अब खड़ा होता कि आखिर बाबर को बुलाया किसने भारत में? चलिए बताते हैं। देखिए, इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा था ही बिल्कुल नहीं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। असल में बात ये थी कि पंजाब का जो गवर्नर था वो दौलत खान यानी कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, आलम खान। उसने बाबर को न्योता दिया था भारत से में आने के लिए। अब दोनों ये क्या चाहते थे कि हम सुल्तान इब्राहिम लोधी को यहाँ पास से हटाकर स्वयं की गद्दी में बैठ जाएं, हम स्वयं राजा बन जाएं और अपनी हुकूमत यहाँ पास खड़ी कर लें। फिर 1523 में बाबर को भारत आने के लिए कहा, क्योंकि उस समय इनको अच्छी तरह से ये पता था जो फरगाना है वो अफ़गानिस्तान को हराकर जीतते हुए भारत की ओर ही आ रहा है। फिर बाबर ने 1503, 1504, 1518 और 1519 में बहुत बार भारत पे हमला भी किया, लेकिन वो अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद में 1526 में इब्राहिम लोधी को पानीपत का युद्ध हरा कर और वहाँ की गद्दी जीत गया था, और इस जीत का उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इससे पहले भी इब्राहिम लोधी को बहुत बार अनेक बार लोगों ने हराकर कमज़ोर भी किया था। लेकिन राणा सांगा ने उस समय में गुजरात, मालवा और दिल्ली जैसे शासकों को पराजित किया हुआ था। और ऐसा भी कहते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने हराया था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के पास दूध बेचकर संधि की बात भी की थी, ताकि इब्राहिम लोधी के खिलाफ उसकी मदद
कर सकें। जी हाँ, क्योंकि बाबर पहले से ही चाहता था, पूरे भारत को जीतना चाहता था। बाबर ने 4 बार कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, राणा सांगा गद्दार है, उसने ही बाबर को बुलाया यहाँ पास, तो क्या अब आप लोग क्या बोलेंगे? मैंने पूरी कहानी जो सच्चाई है आपके सामने रख दी है। अब आपको फैसला करना है कि राणा सांगा जी गद्दार थे, देशद्रोही थे, क्या उन्होंने ही मुगलों को यहाँ पास बुलाया था, और क्या इनकी वजह से ही हमारा भारत देश गुलाम हुआ था? और यदि ये बातें सत्य हैं तो जो बाबर के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो कौन था? राणा सांगा ही थे। उनकी वजह से ही वो बाबर इतना पीछे तक हट गया था। पूरी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम में बता दी है। अब आप जो भी सोचते हैं, चाहे आप उनको गद्दार साबित कीजिए, चाहे आप उनको कुछ भी बोलिए, सारी सच्चाई हमने आपके वीडियो में बता दिया है। अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे। और शेयर कर दीजिए उस दोस्त को जो देशद्रोही गद्दार मानता है राणा सांगा को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जी।